हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, घोष, सघोष के बारे में आज जानेंगे, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज एक ही क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ें अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष सब कुछ हम जान लेंगे, जिससे आपको बार बार किसी क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही क्लास के माध्यम से आप सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे और बहुत सारी चीज़ों को मैं आज ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपकी क्लास इतनी सरल हो जाए कि आप कहें कि सर ये तो मेरे लिए रामबाण हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप इतने आसानी से सीखें कि खेलते खेलते, हंसते हंसते, कमेंट माध्यम से बात करते करते सीख लें। आप उस चीज़ को अच्छे से अच्छे सीख लें, जितने अच्छे ढंग से आप सीखना चाहते हैं। तो ये सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा कि खेत में खेल रहे हों, कहीं बाहर गए हों, मोबाइल में टुन से मैसेज आया एक बीप की तरह, और आप उठा के देखिए, अरे ए टू जेड चैनल का तो नोटिफिकेशन है, सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से सारे काम, आप खलियान में बैठे हैं तो खलियान में ही तुरंत वीडियो ऑन करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कहीं दुकान पर बैठे हैं तो तुरंत दुकान पर बैठ के पढ़ना शुरू कर, घर के अंदर है तुरंत कॉपी पेन लेके उठा के शुरू कर दीजिए। और जो दुकान खलियान में पढ़े होंगे, समझे रहेंगे, तो आके तुरंत घर पर आके नोट्स बना लेंगे। तो इस तरह से पढ़ाई होगी। ये नहीं तो कुछ लोग कहते हैं घर पे नहीं हो, तो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि कहीं और हूँ, कुछ मार्केट में। तो जहाँ हैं आप वहीं पर कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाइए और उस क्लास को समझ लीजिए, लेकिन हमारे क्लास में आप जुड़िए ज़रूर, जिससे आपको लाभ हो। अब बात करते हैं जो दिखाई दे रहा है। पहले मैं बात करूँगा, पहला अल्प प्राण। ये अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण, ये अल्प प्राण क्या होता है? आप थोड़ा सा बताइए हमको। जो अभी जुड़े हैं, चाहे कुछ देर बाद जुड़ेंगे, वो सारे लोग एक बार चैनल को हमारे शेयर जरूर कर दें। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को तुरंत शेयर करें। जिनके पास ये वीडियो दिख रही है, तुरंत शेयर करें। और ये अब बताएं कि अल्प प्राण होता क्या है। जैसे ये मैं शब्दों को नहीं पूछ रहा हूँ, जो शब्द व्यंजन हैं उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ, ये इसकी हम परिभाषा में पूछ रहा हूँ। अल्प प्राण की परिभाषा होती क्या है? मैं व्यंजनों के अक्षरों को नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान रहे। आप इस माध्यम से कमेंट ना करिए, आप हमको अल्प प्राण की बस परिभाषा बताइए। तो अल्प प्राण क्या होता है? व्यंजन के जो उच्चारण की ध्वनि होती है वो कम मात्रा में निकलती है। जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी श्वास के द्वारा वायु निकलती है वो अल्प मात्रा में निकलती है। ये कह सकते हैं व्यंजन के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है, अल्प प्राण कहे जाते हैं। मतलब जो हमारे जो व्यंजन है, व्यंजन के जो वर्ण हैं, वो जब व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारी श्वास, जो बोलने की गति होती है, वो बहुत धीमे होती है। मतलब श्वास जो हमारी ऊर्जा है उसमें कम व्यय होता है। ऊर्जा का जो हमारे श्वास का घर्षण है वो कम होता है। वो क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। यानी ये परिभाषा देख लीजिएगा, व्यंजनों के उच्चारण में श्वास जो होती है हमारे मुखार बिंदु से, वो कम मात्रा में निकलती है। उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और इसमें कहा जाता है हकार नहीं होता है। इसमें हकार नहीं होता है। अब हकार का मतलब क्या हुआ भाई? हकार का मतलब क्या होगा? कि कोई दूर है, खड़ा है, हकार कहते हैं ना, हेकर बो के, तेन बोली बो के, तो वो भी तो हकार होता है। सुनो होता है ना, कहते हैं ओके बोली बा। तो उसके लिए क्या होता है? जो पास में रहता है उसको कहते हैं सुनिएगा। तो उसमें हमारी व्यंजन में क्या हो रहा है? उच्चारण में श्वास क्या हो रहा है? कम निकल रहा है। लेकिन वही दूर कोई रहता है और उसको बुलाएंगे तो हमारी ऊर्जा क्या होगी? अधिक निकलेगी। तो यहाँ पे हमारी जो ऊर्जा है, देखिए यहाँ पे देखिए, उच्चारण में श्वास की अल्प मात्रा में निकल रही है। तो इसीलिए जब अल्प मात्रा में हमारी ऊर्जा निकलेगी, श्वास अल्प मात्रा में निकलेगी, तो यहाँ पे हकार नहीं होता है। बुलाने का जो पेशेंस होता है, क्षमता होती है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें हकार नहीं होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब हम कोई व्यंजन बोलते हैं, उसको बोलने में हमारे जो गला है ये, उसमें से घर्षण कम होता है। उस शब्द को बोलने में, उस व्यंजन को बोलने में घर्षण कम होता है। उसी को कहते हैं हकार।
उसी को कहते हैं हकार। जब कोई व्यंजन गले के माध्यम से बोला जाता है और उसमें ऊर्जा जो होती है, वो जो व्यंजन होते हैं वो घर्षण करके गले के बाहर नहीं निकलते हैं, वो हकार होता है। निकलते हैं लेकिन धीरे धीरे निकलते, अल्प मात्रा में निकलते। श्वास जो होती है वो अल्प मात्रा में निकलती है, इसीलिए कहा जाता है इसमें हकार नहीं होते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसकी दूसरी परिभाषा, क्या परिभाषा होगी? परिभाषा के लिए पहले हेडिंग क्या होगी? महाप्राण। महाप्राण क्या होता है भाई? क्यों बाल गोविंद कहाँ हो? प्रदीप कहाँ हो? बताओ। जैसे मैंने अल्प प्राण की परिभाषा बता दी, उसी तरह इसकी भी परिभाषा बताओ तुम लोग कि महाप्राण क्या होता है। महाप्राण जल्दी बताओ, महाप्राण क्या होता है? ठीक इसी का उल्टा एक ट्रिक रख लीजिएगा, ट्रिक विपरीत या उल्टा। यानी अगर आपको अल्प प्राण याद है तो महाप्राण याद हो गया, अगर महाप्राण याद है तो अल्प प्राण याद हो गया। परिभाषा की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको अल्प प्राण याद है तो आपको ऑटोमेटिक महाप्राण याद हो जाएगा। यानी अल्प प्राण में क्या कहा जा रहा है? व्यंजन के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है ना, तो महाप्राण में व्यंजन के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती। हरियाणा टेट में यही प्रश्न में पूछ दिया था। हरियाणा जो टेट आया था यही अल्प प्राण को दे दिया था कि क्या उसकी परिभाषा होती है। बहुत सारे लोगों ने महाप्राण पे किया, बहुत सारे लोगों ने अल्प प्राण पे किया। तो जिसको नहीं पता था भाई वो क्या करेगा? आपके सी टेट में देखिए जो पैसेज वाई पैडागोलॉजी देता है उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आ जाते हैं लिखने वाले कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। तो कैसे उत्तर देंगे जब आप इसकी परिभाषा जानते रहने? अल्प नाम से ही पता चल रहा, अल्प मतलब कम, मतलब ऊर्जा कम नुकसान होगी, अल्प हो जाएगा। महा मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, यानी इसमें क्या हो रही है? ऊर्जा बहुत ज़्यादा व्यय हो रहा है ऊर्जा का, ये इसीलिए महाप्राण कहला रहा है। ठीक इसका उल्टा है ना, उल्टा। इसीलिए मैंने ट्रिक बताया है, महाप्राण का उल्टा चाहे उल्टा अल्प प्राण का उल्टा, ये दोनों परिभाषा। अब इसमें हकार नहीं है ना, तब इसमें देख लीजिए, इसमें हकार होता है। अब इसमें हकार होता है, इसमें देखिए अल्प प्राण में हकार नहीं होता था, इसमें हकार। यानी अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पास में कोई था उसको ऐसे बुला रहे थे, ए राजू सुनोगे, ए मोहित सुनोगे, इसमें कह रहे थे। अब वही मोहित और राजू दूर चले गए तो उसको क्या कह रहे हैं? ए राजू सुनो, ए मोहित सुनो। तो हमारी ऊर्जा क्या हो रही है? उसको भोजपुरी में जब आते हैं तो कहते हैं होके बोले बहुत हकार था, ओके बोला तो हकार के, तो वही हकार है। इसको यहाँ पे एकदम परिष्कृत रूप में बोला जाता है, लेकिन यही कहते हैं ना गोहराइबा होके, कहीं गोहरावत होके, तो गोहराना क्या है? वही हकार है। यानी वो व्यक्ति दूर है तो उसको बोलने में हमको क्या होगी? हमारी ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा नष्ट होगी ना, ऊर्जा का ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे ना, तो इसीलिए इसमें हकार होता है। याद रहे, इसमें जो होता है हकार होता है। हकार मतलब ये जो व्यंजन होंगे, ये व्यंजन के जो वर्ण होंगे, इनको बोलने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं किस में ऊर्जा खर्च करवा रहा हूँ, किस में ऊर्जा नहीं खर्च करवा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्णों को बता ही नहीं रहा हूँ। तो मैं इसके लिए स्पेशल चार्ट बना के रखा हूँ, एक ट्रिक वाला बाकायदे चार्ट ही बना के रखा हूँ कि एक ही चार्ट से अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, घोष, सघोष ये इकट्ठे खत्म हो जाएं। तो चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं। इसको नोट हो गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। चार्ट, ये चार्ट हेडिंग हो गई। अब ये एक लाइन होती है, इस लाइन के अंतर्गत 1, 2, 3 और ये चौथी लाइन। ठीक, अब इसमें लिखते हैं वर्ग। वर्ग हो गया, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण। महाप्राण को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
घोष, घोष, कहीं कहीं सघोष भी लिखा होगा। ये इसका चार्ट है, ठीक। ये इसका आप भी इसी तरह का चार्ट बना लीजिए, आप भी इसी तरह का चार्ट बना लीजिए, ठीक। अब हम आपके स्वर व्यंजनों की बात करेंगे, जो स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये आपको पता होगा। फिर हम आज से आप वर्णमाला फिर शुरू करना चाहते हैं कि वर्णमाला होता क्या, क ख ग बचपन में पढ़े हैं, यहाँ भी एक बार पढ़ लीजिए। वर्ग में क्या लिखा जाए, क वर्ग, क वर्ग। अब अल्प प्राण क्या होते हैं भाई, जिन वर्णों को, जिन व्यंजन के वर्णों को बोलने में हमारे श्वास यानी अल्प मात्रा में निकलती है उसको अल्प प्राण कहते हैं, ठीक। तो अल्प प्राण में देखिए कौन कौन से वर्ण हैं, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। ये अब इसमें क्या होगा, महाप्राण में जिनको बोलने में हमारी ऊर्जा ज़्यादा लगती है, यानी हमारे श्वास का प्रयोग ज़्यादा लगता है, हमको बोलने में थोड़ी अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या होगा, महाप्राण। तो देखिए इसमें से कौन सी गिनती मिसिंग है, एक रीजनिंग वाला है, तो इसमें देखिए इसमें एक एक अंक का मिसिंग है, तो वो अंक कौन सा है, तो वो अंक है इसमें देखिए एक के बाद क्या आना चाहिए, दो, तो दो को हम कहाँ ला लेंगे, यहाँ, और दो के बाद तीन है, तीन तो है ही है, चार यहाँ देखिए मिसिंग है, तो चार को यहाँ लिख ले रहे हैं, चार को यहाँ लिख ले रहे हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब पहले अल्प प्राण की बात करेंगे, उसके बाद घोष अघोष की बात करेंगे। अल्प प्राण कहते हैं कि एक ट्रिक जान लीजिए, ट्रिक, यहाँ स्वर के किस वर्ण के अनुसार स्टार्ट करते हैं, स्वर को किस वर्ण से आरंभ करते हैं, अ से ना, तो देखिए अ से अल, अ से अल, अ से अल्प हो गया ना, यानी अ वर्ण से जब शुरू होगा तो जान लीजिएगा कि ये अल्प प्राण है। इसमें देखिएगा, काउंट करिएगा वर्ण कितने हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 दिखाई दे रहे हैं। और 5 क्या होता है भाई, विषम संख्या होती है। 5 क्या होती है, विषम संख्या होती है, यानी आप ये 1 3 5 क्या है, विषम संख्या है ना, यानी इसको कह सकते हैं विषम वर्ण। जो वर्ण है ये विषम वर्ण है। और इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी 4 अ पहले आता है और स्वर पहले आता है और व्यंजन क्या होता है, बाद में आता है ना। तो देखिए व्यंजन का पहला क्या अक्षर है, म, यानी आप याद ये रखेंगे कि पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, यानी अल्प प्राण अ और महाप्राण म। अब इसमें 4 वर्ण है, देखिए 1 2 3 4, और 4 क्या होती है, सम, यानी ये सम वर्ण हो गया, सम वर्ण। 2 भी कट सकता है, 4 भी कट सकता है, ये सम वर्ण कहलाएंगे। अब ये पहली और तीसरी और जो पांचवी जो व्यंजन है वो कौन कौन से, क ख ग याद रखिए। तो क वर्ग में क पहले आ जाएगा। ख देखिए कहाँ है, तो ख देखिए यहाँ पे आ रहा है, ख यहाँ आ रहा है ना, तो ख यहाँ लिख लेंगे। ख के बाद तीसरा कहाँ है, 2 यहाँ है, तो तीसरे नंबर पर ग आएगा ना, तो यहाँ ग लिख लेंगे। और चौथे नंबर पे घ आएगा, तो यहाँ घ लिख लेंगे। अब देखिए पांचवा जो वर्ण है वो कहाँ है, पांचवा वर्ण कहाँ है, तो वो देखिए यहीं पे दिखाई दे रहा है, यानी अंग। ये क वर्ग के अंतर्गत आएंगे, ये क वर्ग के अंतर्गत, क हो गया क्लियर। ये क वर्ग, क के अंतर्गत 3 पहला यहाँ लिखते हैं, तो पहला ये, पहले के बाद दूसरा देखते हैं कहाँ, तो दूसरा वाला तो महाप्राण में, तो दूसरा यहाँ लिख लेते हैं। फिर देखते हैं तीसरा कहाँ है, तो तीसरा देखते हैं इसमें है, तो तीसरे नंबर का वर्ण यहाँ लिख लेते हैं। फिर देखते हैं चौथा कहाँ है, तो चौथा तो अल्प प्राण में नहीं है, महाप्राण में, तो चौथा यहाँ लिख लेते हैं। इसी तरह का क्रम बना के रखेंगे। आप यहाँ एक तरह से 135 और 24, 135 ट्रिक याद रखिए, और 24, 135 24 याद हो सकता है, सम विषम याद हो सकता है, स्वर अ से महाप्राण व्यंजन म से ये भी याद हो सकता है। ये भी सारे ट्रिक हैं, इस ट्रिक के माध्यम से। अब कौन सा वर्ग आता है, क च वर्ग। अब च वर्ग को भी इसी तरह लिख लेंगे, च, और दूसरे वर्ग पे छ, और तीसरे पे ज, चौथे पे झ, और पांचवें पे इ। यही वर्ण हुआ, यही हुआ ना। अब कौन सा, क च ट वर्ग, तो ट यहाँ लिख लेंगे, ट से टमाटर, ट हो गया ना, टमाटर। उसके बाद दूसरा देखिए ठ, तीसरा
ड, चौथा ढ, पांचवा ड़ंग, फिर अगला कौन सा, अगला कौन सा, त वर्ग। तो त यहाँ है तो दूसरे पे थ आता है, तो थ यहाँ पे, द देखिए तीसरे नंबर पे, द इसमें देखिए, ध इसमें हो जाएगा, पांचवें पे न। अब आखिरी वर्ग जो आ रहा है प वर्ग, प वर्ग क्या होता है, प इसमें हो जाएगा, फ दूसरे पे आ रहा है, ब इसमें आ रहा है तीसरे पे, भ चौथे पे आ रहा है, और म जो है पांचवें पे आ रहा है। यहाँ पर कोई वर्णों में कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिए, शायद मैंने ही कहीं मिसिंग लिख दिया हो तो भी आप बता सकते हैं कि सर यहाँ मिसिंग आप लिख दिए हैं, ऐसे नहीं, ऐसे शायद मुझसे ही गलती हो गई हो। लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है, पूरी कन्फर्मेशन है, यही वर्ण होते हैं, इसके अलावा कोई वर्ण नहीं होते। अगर वर्गों में कहे क चट तप, क चट तप, तो क चट तप वर्ग है। आप देखिए संख्याओं के अनुसार, तो पहला यहाँ है तो पहला यहाँ है, देखिए पहले का सारा क चट तप यहाँ दिख रहा है, तीसरा ग च ज ड द ब, नासिक के जो पंचम वर्ण हैं ये भी। इसीलिए कहा जाता है कि जो अंतःस्थ कौन कौन से होते हैं, अंतःस्थ, जल्दी बताइए। अंतःस्थ को बोलने में हमारे श्वास की जो ऊर्जा होती है कम खर्चा होती है, यानी अंतःस्थ य, र, ल और व, ये चार वर्ण जो होते हैं वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये चारों वर्ण जो दिखाई दे रहे हैं अंतःस्थ के, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं भाई, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि पंचमाक्षर, पंचमाक्षर प्रश्न जो पूछेगा वही बताएगा। पंचमाक्षर यहाँ दिख रहे हैं, ग, ञ, ड़, न, म, यानी ग, य, ण, न, म, यानी ये भी वर्ण आपको पंचमाक्षर भी किसके अंतर्गत आ गए, अल्प प्राण के अंतर्गत ही आ गए। अब बात करते हैं सभी स्वर, सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं हिंदी में भाई, 11 होते हैं ना। सभी स्वर यानी 11 जो स्वर हैं वो भी अल्प प्राण के ही अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी अल्प प्राण के हैं, ये एग्जाम में कोई भी आपसे पूछ दे, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल आप कर ले जाएंगे। कहेंगे अंतःस्थ भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, पंचमाक्षर भी अल्प प्राण के, क्योंकि देखिए अ और अ, अंतःस्थ अ और इसका अल्प प्राण का अ, वहां से ट्रिक पकड़ लीजिएगा कि अ है तो अ है। उसके बाद पंचमाक्षर, पंचमाक्षर आपके यहाँ दिख रहे हैं, लिखने के लिए सहूलियत के लिए मैंने ये भी बता दिया कि पंचमाक्षर होते क्या हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, उनकी जानकारी के लिए। अब सभी स्वर, हिंदी में स्वर कितने होते हैं भाई, 11 होते हैं, और 11 के 11 स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब जो ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण बताइए, वो ऊष्म वर्ण आप बताइए, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के। वो ऊष्म वर्ण हैं कौन कौन से, किस क्रम में मैंने बताया है, ये चारों वर्ण जो हैं किसके हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और ये चारों ऊष्म वर्ण क्या होंगे, महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अ के बाद क्या आता है, उ। आप हम मान रहे हैं कि आप ही बीच में, लेकिन आ तो कहीं यहाँ लिखा नहीं हुआ, आ के बाद क्या है, उ है ना, तो उ इसमें आ गया, ये क्या हुआ, ऊष्म वर्ण हो गया। और ऊष्म वर्ण में कितने वर्ण आ गए हैं, 4 वर्ण हैं। और चारों वर्ण किसके अंतर्गत, क्योंकि आप देखिए मैंने वो महाप्राण के अंतर्गत लिखा बताया था कि हकार की ध्वनि होती है, यानी स बोलेंगे स, थोड़ी सी ऊर्जा ज़्यादा, स ह ऊर्जा ज़्यादा खत्म हो रही है, ख बोल रहे हैं ना, ऊर्जा ज़्यादा खत्म हो रही है, घ ऊर्जा ज़्यादा लग रही है, श्वास अधिक लग रही है, वायु अधिक लग रही है, घर्षण अधिक हो रहा है। ये किसके अंतर्गत हो रहा है, हकार, देखिए ये महाप्राण के अंतर्गत हो रहा है। और जिसमें क ऊर्जा खत्म नहीं रही, कम श्वास लग रहा है, कम ऊर्जा लग रही है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आ गया, ये इसके अंदर। अब बात करते हैं कि घोष क्या होते हैं, वो भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के अंतर्गत ही लिखे हैं। तो इसमें कौन कौन से चीजें लिख दिया जाए, अरे यार गिनती पढ़े हो ना, गिनती पहले के बाद का आता है, 1 अघोष, पहले
बालक का होता है, छोटहन होता है, वो बोल नहीं पाता है। यही जानिएगा, बालक छोटा होगा तो कुछ बोल नहीं पाएगा। अब उसको क्या सबसे पहले सिखाया जाता है? बालक छोटा होता है, वो बोल नहीं पाता है तो उसको सिखाया क्या जाता है? गिनती। तो गिनती कहाँ से सिखाई जाती है? तो 1 और 2 से ना। तो गिनती 1 और 2, जब कक्षा 1 और 2 में पढ़ लिया, जब 1 और 2 की गिनती पढ़ लिया तो उसको क्या हो गया? बोलना आ गया। अब कहा कि सर जी अब हम गिनती पढ़ के सुना सकते हैं, तो सुना दो भैया। तो गिनती अब कहा कि 1 2 के भी पढ़ाएं, हम 3 4 5 का पढ़ाएंगे। तो हाई देखिए 3 और 4 और 5, 3 4 5 की गिनतियों बता रहा है। ठीक, तो आप यहाँ से अब पकड़ सकते हैं कि अघोष के अंतर्गत क वर्ग के कौन कौन से व्यंजन आएंगे। तो यानी अब है क, है ख, क ख इसके अंतर्गत आ गए। है ग, घ और अंग। देख लीजिए, ये कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बालक छोटा है, नहीं बोलना जाता है, तो उसको क्या सिखाया जा रहा है भाई? गिनती सिखाई जा रही है। गिनती किस रूप में? 1 और 2 की गिनती। जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, बोलने लायक हो जाता है, तो बोलता भी है, तो उसको गिनती क्या होती है? 3 4 5 की भी सिखा दी जाती है। तो यही इसी ट्रिक में इसको याद करके रखिएगा। अब फिर हो गया। अब आते हैं चौवर्ग। चौवर्ग में क्या लिखें? पहला दूसरा च, छ यानी ज, झ, ञ। ठीक, अब ट वर्ग में आते हैं। ठीक, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड, ढ, ड़। अब आते हैं त वर्ग। त वर्ग क्या होता है भाई? त वर्ग में त देखिए, त के बाद क्या आता है? थ, उसके बाद त के बाद त, थ, द, ध, नो, ये आते हैं। अब बात करते हैं इसके प वर्ग की। यहाँ पे प, फ, यहाँ पे ब, भ और म। अब यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन सी चीज़ें किस रूप में होती हैं। तो इसमें भी जो उष्म वर्ण होते हैं, इसमें उष्म वर्ण देखिए, उष्म वर्ण का पड़ोसी कौन हो गया? उष्म वर्ण हो गया। उष्म वर्ण का पड़ोसी कौन हो गया? उष्म वर्ण। तो उष्म वर्ण में यहाँ 3 ही वर्णों का यूज करेंगे। कौन कौन से भाई? स, स और स का। अब बेचारा ह को छोड़ दिए, ये सब अघोष में ह को छोड़ दिए। कहाँ छोड़ दिए भैया? कि भाई इतने हम जगहियाँ हैं तो हम कितना लिखें? तो इतने जगह थी तो इतने लिखे। अब ये कितने वर्ण हो गए? थोड़ा सा एक बार काउंट कर लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कुल कितने हो गए वर्ण? वर्ण कुल कितने हो गए? 13। ठीक, यहाँ पे कुल वर्ण कितने हो गए? कुल 13 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंतर्गत कहते हैं जो हमारा पड़ोसी था, इसका उष्म का पड़ोसी उष्म हो गया। अब इसका पड़ोसी वो हो गया अल्पप्राण। यानी सभी जो स्वर होते हैं हिंदी के, सभी स्वर हिंदी के 11, सभी स्वर हिंदी के जो होते हैं 11, वो किसके अंतर्गत आएंगे भैया? घोष के अंतर्गत आएंगे, घोष के। अब इसमें देखिएगा अंतःस्थ भी दिखाई दे रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। अंतःस्थ, अंतःस्थ में कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। अब देखिए इसमें से ह छूट गया उष्म वर्ग का। उष्म वर्ग का देखिए ह छूटा हुआ है, तो वो ह कहाँ दिखाई देगा? यहीं पे। अब पंचमाक्षर आपको दिख ही रहे हैं। यहाँ पे पंचमाक्षर 1 2 3 4 5, ये पंचमाक्षर किसके अंतर्गत? यानी पंचमाक्षर, पंचमाक्षर भी इसी के अंतर्गत। क्यों? ण, न, म, ये पंचमाक्षर हो गए। अब ये सारे को हम काउंट कर लेते हैं, एक बार देख ले रहे हैं कि गिनती करके देखते हैं होता कितना है। इसको काउंट किए तो 13 हो गया था। इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 10 25 और 1 26 27 28 29 30 31। इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम काउंट कर चुके हैं, यानी 31, यानी कुल वर्ण। इसको यहीं से मिटा दे रहे हैं। कुल वर्ण 31,
कुल वर्ण कितने हुए 31। तो देखिएगा थोड़ा सा 13 यहाँ लिखा हुआ है और 31 यहाँ लिखा हुआ है। इसी को एक को इधर कर दिया जाए और एक को इधर कर दिया जाए तो ये दोनों में चीज़ें एक ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो 13 लिखा हुआ है तो बस इसी को पलट दिया गया है तो वो यहाँ पे 31 हो गया है। इसी 13 को पलट दिया गया है तो वो क्या हो गया है 31 दिखाई जान पड़ रहा है 31 है। तो इसमें जो घोष वर्णों की संख्या दिखाई दे रही है, आपको घोष व्यंजनों की संख्या दिखाई दे रही है वो 31 दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इसी 13 को हम यहाँ पलट दिए हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक ट्रिक के माध्यम से, यानी आपसे पूछ ले एग्जाम में कि अघोष में कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण व्यंजन होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 13। और कितने घोष या सघोष के अंतर्गत होते हैं तो आप कहेंगे 31 होते हैं। पूछ ले कि पंचमाक्षर किसके अंतर्गत होते हैं तो आप कहेंगे कि पंचमाक्षर जो अल्पप्राण के अंतर्गत भी होते हैं और घोष सघोष के अंतर्गत भी होते हैं। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई एक चार्ट के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, आराम से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने और अभी तक ये इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को किसी भी प्रकार से कोई व्यंजन न समझ में आया हो, अल्प प्राण न समझ में आया हो, महाप्राण न समझ पाया हो, अघोष न समझ पाया हो, सघोष न समझ पाया हो, इसके अंतर्गत ये वर्ण कौन कौन से होते हैं न समझ पाया हो, तो हमारे जो कमेंट सेक्शन बॉक्स है ना उसमें जाके एक बार कमेंट करके बता देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी और भी चीज़ें मैं इसको लेके और डिटेल से बताऊँगा उस बालक को कि पर्सनली वो चाहे तो अपना नंबर डाल सकता है, जिसके माध्यम से जिसको समस्या होगी उसको जो टीम होगी वो उसको जवाब मुझसे पूछ के वो दे देगी उसको जवाब, ठीक। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आएगी। एक ही क्लास के माध्यम से अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष दोनों खत्म हो गए। तो इतनी आसानी से कि एक ही क्लास में सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। इसी के लिए 4 दिन क्लास ली जाए तो कोई मतलब नहीं, लेकिन एक ही क्लास में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, आपके समय का बचत हो और समझ के विकसित होगी।